कल्पना कीजिए, आप रोज काम करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को कमाई लेकर लौटते हैं। आपके पैसे से घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, राशन आता है, लेकिन कागजों में आपका अस्तित्व ही नहीं है। आप ना कोई वर्कर के नाम से जाने जाते हैं, आप मजदूर नहीं हैं, आप व्यापारी नहीं हैं, आप किसी व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। दोस्तों, 1970 के दशक में भारत की लाखों महिलाओं की यही कहानी थी। और फिर एक महिला ने एक ऐसा सवाल पूछा। वो सवाल ये था, अगर ये सभी महिलाएं काम कर रही है तो इन्हें पोजीशन यानी वर्कर के नाम से इन्हें क्यों नहीं जाना जाता। उस महिला का नाम था, जिस महिला ने ये प्रश्न उपस्थित किया था, उनका नाम था ईला भट्ट। हर इतिहास की किताब में कुछ नाम लिखे होते हैं और कुछ नाम छूट जाते हैं। दोस्तों, ये उन्हीं नामों की कहानी है। आप सुन रहे हैं दी वंडरस नारी, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। तो आज की ये जो कहानी है ईला भट्ट की, इसकी शुरुआत करते हैं। एक ऐसा भारत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रियां आती हैं, कारखाने आते हैं, ऑफिसेस आते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से इन सब के बाहर भी रहा है। सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिलाएं, घरों में अगरबत्ती बनाने वाली महिलाएं, या फिर हैंडवर्क, हैंडलूम वर्क, कढ़ाई करने वाली महिलाएं, दूध बेचने वाली महिलाएं, हाथ से सामान बनाने वाली महिलाएं, ये सभी काम तो कर रही थी, लेकिन इनके पास कोई पहचान नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा भी नहीं थी, या फिर इनका कोई यूनियन भी नहीं था, कोई बैंक नहीं था जो इन्हें गंभीरता से ले, या कोई संस्था भी नहीं थी जो इनके अधिकारों की बात करे। आज हम इनफॉर्मल सेक्टर शब्द सुनते हैं, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं था, ये लाखों लोगों की वास्तविक जिंदगी थी। इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो महिला कौन थी जिन्होंने ये सवाल उठाया। ईला भट्ट कौन थी? 1933 अहमदाबाद, वहीं जन्म हुआ ईला भट्ट का। उनका परिवार शिक्षा और सार्वजनिक जीवन को महत्व देता था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, वकालत की, लेकिन उनका सफर एक सामान्य वकील की तरह कभी भी नहीं रहा। कई लोग कानून पढ़ते हैं, कुछ लोग कानून का इस्तेमाल मुकदमे जीतने के लिए करते हैं, लेकिन ईला भट्ट ने कानून का इस्तेमाल समाज को समझने के लिए किया। वे अहमदाबाद की प्रसिद्ध टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से जुड़ी। ये संगठन मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता है। यहीं से ईला भट्ट ने वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। यहीं से उन्होंने भारत की श्रम व्यवस्था को करीब से देखा, और यहीं उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसे बाकी लोग सामान्य मान चुके थे, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुका था। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। ईला भट्ट महिलाओं से मिलती थी, उनकी कहानियां सुनती थी, और धीरे धीरे उन्होंने ये एनालाइज किया कि एक पैटर्न दिखाई देने लगा उन्हें। एक महिला सब्जियां बेच रही है, दूसरी घर से सिलाई कर रही है, हैंडलूम वर्क कर रही है, या तीसरी कोई भी जैसे दूध बेच रही है, घर से कुछ चीजें बनाकर बेच रही है। सभी काम कर रही है, लेकिन जब श्रमिकों की बात होती है, इनका नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि वे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती या किसी वेल नोन वर्क सेक्टर में काम नहीं करती थी, क्योंकि उनका कोई औपचारिक नियोक्ता भी नहीं था, क्योंकि व्यवस्था ने उन्हें कभी वर्कर माना ही नहीं। और यही ईला भट्ट ने वो सवाल पूछा जिसने आगे चलकर एक आंदोलन का रूप लिया।
अगर ये महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये मजदूर क्यों नहीं कहलाती, ये वर्कर्स क्यों नहीं कहलाती। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी शोध आधारित कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल दी वंडरस नारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। हम हर हफ्ते भारत की उन महिलाओं की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली। हमारे कहानी पर चलते हैं। सेवा SEWA का जन्म 1972। ईला भट्ट ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे हम सेवा के नाम से जानते हैं। आज ये नाम जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उस समय ये विचार बहुत नया था। इसे किसी के सामने प्रस्तुत करना भी बहुत बड़ी बात थी। सेवा कह रही थी, जो महिलाएं खुद कमाती है, खुद काम करती है, वे भी श्रमिक है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन उस समय ये स्थापित सोच को चुनौती दे रही थी, क्योंकि पहली बार कोई संगठन उन महिलाओं को संगठित कर रहा था जिन्हें कोई संगठित करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो उस समय इस एसोसिएशन को चलाना, इस एसोसिएशन की स्थापना करना खुद ही में बहुत बड़ी बात है। अब समस्या सिर्फ पैसे ही नहीं थी। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि समस्या सिर्फ कम आय की है, लेकिन ईला भट्ट ने देखा कि समस्या उससे कई ज्यादा बड़ी है। मान लीजिए एक महिला सड़क पर सामान बेचती है। अगर नगर निगम उसका सामान हटा दे तो, अगर उसे बीमारी हो जाए तो, अगर उसे छोटा सा कोई फंड चाहिए तो, अगर उसे बचत करनी हो तो उसके पास जाने को कोई विकल्प नहीं है। यही सेवा का मॉडल अलग था। ये सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, ये समाधान भी दे रहा था। मतलब it's not just a problem that is highlighting in the society, but they provide a solution. All thanks to ईला भट्ट। ईला भट्ट महिलाओं से पूछती रहती थी, आप बैंक क्यों नहीं जाती? अगर आपको किसी फंड की जरूरत है, आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आप बैंक क्यों नहीं जाती? लेकिन जवाब अक्सर एक जैसा होता था, हमारे पास गिरवे रखने के लिए क्या है, हमारे नाम पर क्या है, बैंक हम पर भरोसा क्यों करेगी? तब एक अलग विचार सामने आया, अगर बैंक भरोसा नहीं करता तो क्या महिलाएं अपना बैंक बना सकती है? इस सोच से जन्म हुआ 1974 में 4000 महिलाओं ने 10-10 रुपए का योगदान दिया। कोई अमीर नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने सेवा बैंक की नींव रखी। शायद यही ईला भट्ट की सोच थी। समाधान हमेशा ऊपर से नहीं आते, कभी कभी वे उन्हीं लोगों के बीच से आते हैं जिन्हें सबसे कमजोर माना जाता है। बैंकिंग की दुनिया में प्रवेश उस समय बैंकिंग व्यवस्था आम गरीब महिलाओं के लिए आसान नहीं थी। गांव के कई महिलाओं के पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना कोई गारंटी थी। बैंक उन्हें ग्राहक के रूप में नहीं देखते थे। लेकिन ईला भट्ट का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक स्वतंत्रता अधूरी है। इसी सोच ने आगे चलकर सेवा बैंक जैसे प्रयासों को जन्म दिया। ये सिर्फ बैंकिंग नहीं थी, ये विश्वास का निर्माण था। ये कहना था कि आप भी आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, असली बदलाव कहाँ हुआ? किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ उसके भाषणों से नहीं मापी जाती, उसे लोगों की जिंदगी में आए बदलाव से मापा जाता है। सेवा के साथ जुड़ी महिलाओं ने बचत शुरू की, व्यवसाय और भी ज्यादा बढ़ाया, संगठित होना सीखा, अपनी समस्याएं सामूहिक रूप से उठाना सीखा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने खुद को अदृश्य मानना बंद कर दिया।
ईला भट्ट की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि उन्होंने लाखों महिलाओं की ये सोच बदली। लोग अक्सर पूछते हैं ईला भट्ट ने क्या बनाया, लेकिन शायद सही सवाल ये है उन्होंने हमें क्या देखने पर मजबूर किया। उन्होंने हमें उन महिलाओं की और देखने को मजबूर किया जिन्हें हम रोज देखते तो है लेकिन पहचानते नहीं हैं। उन्होंने हमें ये समझाया कि अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगपतियों से नहीं बनती या उनकी कहानियों से नहीं बनती, ये उन लाखों महिलाओं की भी कहानी है जो रोज अपने श्रम से भारत को चलाती है। आज भारत बदल चुका है, लेकिन क्या ईला भट्ट का सवाल पुराना हो गया है? शायद नहीं। आज भी हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं, फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, घरों से व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं की बात करते हैं, और हर बार वही सवाल सामने आता है, क्या व्यवस्था उन लोगों को देख रही है जो उसके बाहर भी काम कर रहे हैं? दोस्तों, यही वजह है कि ईला भट्ट की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये वर्तमान की भी कहानी। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, लेकिन कई बार दुनिया को बदलने वाले लोग वे होते हैं जो भीड़ में खड़े उन लोगों को देख लेते हैं जिन्हें बाकी दुनिया देखना भूल जाती है। ईला भट्ट उन्हीं लोगों में से एक थी। ईला भट्ट ने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने कोई क्रांति का नारा तक नहीं दिया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, बस एक सवाल। और कभी कभी इतिहास बदलने के लिए शायद एक सवाल ही काफी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको दी वंडरस नारी की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुंचाइए। हो सकता है किसी और को भी ये कहानी सुनने की जरूरत है। और अगर आप भारत की ऐसी और रिसर्च बेस्ड कहानियां देखना चाहते हैं जो आपने कभी हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ी, तो हमारे चैनल दी वंडरस नारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद है, बस कहानियां सुनाने वाले कम है। इसीलिए दी वंडरस नारी आपको सुनते रहना चाहिए। और हमारे इस चैनल पर और भी बहुत सी महिलाओं की कहानी है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैनल को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सुनते रहिए दी वंडरस नारी, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।